नमस्कार, देश की बात में मैं कादम्बिनी शर्मा हूं आपके साथ। और सबसे पहले खबर राजस्थान से। राजस्थान में पुलवामा के शहीदों के परिजनों को नौकरी और दूसरी सुविधाएं देने से जुड़े मामले में जमकर सियासत हो रही है। एक तरफ बीजेपी शहीदों की पत्नियों की मांगों को लेकर सरकार पर हमलावर है, दूसरी तरफ राज्य सरकार शहीदों को लेकर अपनी नीतियों को गिनाते हुए बीजेपी पर हमले बोल रही है। सियासी वार पलटवार के बीच आज जयपुर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कई शहीदों की पत्नियों से मुलाकात की। सीएम से मिलने वाली महिलाओं ने राज्य सरकार के उस पक्ष के साथ रजामंदी दिखाई जिसके तहत शहीद जवानों के बच्चों को ही सरकारी नौकरी देने का नियम है। गौर करने वाली बात यह है कि गहलोत से मिलने पहुंची महिलाओं में पुलवामा के शहीदों की पत्नियां शामिल नहीं थीं। सीएम साहब से यही बात हुई साहब कि ये नौकरी जो है हमारे और हमारे बच्चों को लिए चाहिए बस। अभी जो बात चल रही है प्रकाश की देवर जेठ, हाँ जी, देवर जेठ के लिए हम नहीं कह सकते कि उनको नौकरी दी जाए, क्योंकि हमारा कोई साथ नहीं, हमारे बच्चे और हम नौकरी। सीएम साहब ने क्या आश्वासन दिया है? अभी तो कुछ नहीं बोले, उन्होंने यही आश्वासन दिया। पहले से नौकरी दे रखी है, पहले से यही नौकरी, तो वो क्यों मना करेंगे? तो बोले कि हमारा बच्चा को नौकरी चाहिए, देवर जेठ की नहीं। देवर जेठ की नहीं चाहिए। वो तो आपका बच्चा आप करेगा, हमारा बच्चा छोटा छोटा जिस टाइम 2000 में शहीद हुआ, तो 6 महीना का बच्चा तो अतः दिन संघर्ष करियो। सीएम साहब ने कुछ आश्वासन नहीं दिया। सीएम साहब जो राज्य सरकार के ऑलरेडी पहले से नियम है उनके खिलाफ नहीं जा रहे हैं, तो हम भी नहीं जाने देंगे। उनके हर राय से हम सहमत है। आप क्या चाहते हैं? बच्चों को नौकरी मिले? हम चाहते हैं या तो हमारे को मिले, वीरांगनाओं को मिले, या हमारे बच्चों को मिले, इसके अलावा ना कोई देवर को मिलनी चाहिए। 3 वीरांगनाएं जो बात कर रही है वो गलत है, बिल्कुल सरासर गलत है, हम उससे सहमत नहीं है। और जयपुर में ही आज बीजेपी इसको लेकर एक बड़ा प्रदर्शन करती नजर आई। इसमें जो प्रदर्शनकारी थे उसमें ज्यादातर किरोड़ी लाल मीणा के समर्थक हैं। प्रदर्शन कर रहे बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को पुलिस ने मुख्यमंत्री आवास की ओर जाने से रोक दिया। साथ ही बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारियों को हिरासत में भी लिया। शहीदों की पत्नियों की राज्य सरकार से कई मांगे हैं, जिनमें ज्यादा पर सहमति बन गई थी, लेकिन उनकी एक मांग थी कि उनके परिवार के किसी एक सदस्य को नौकरी दी जाए। इस पर गहलोत सरकार का कहना था कि ये नौकरियां शहीदों के बच्चों के लिए सुरक्षित रहनी चाहिए, लिहाजा ये किसी और को देना ठीक नहीं है। इसी मुद्दे पर शहीदों की पत्नियां धरने पर बैठी थीं, जिन्हें कल तड़के हटा दिया गया। साथ ही बीजेपी नेता किरोड़ी लाल मीणा के समर्थकों को हिरासत में भी लिया गया। बाद में किरोड़ी लाल मीणा भी धरने पर बैठे, उन्हें भी हटाया गया, पर उस दौरान पुलिस से धक्का मुक्की हुई और उन्हें चोट आई, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। और पुलिस अभी भी जिस तरीके से लाठीचार्ज करी है, धक्के मुक्के करी है, वो अनुचित है। देखिए, शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वाले कार्यकर्ताओं के ऊपर भी पुलिस के बल के ऊपर आंदोलन को दबाने की कोशिश की जा रही है, वो अनुचित है, वो गलत है। अभी पुलिस ने डंडे मारे हैं तो चोट आई है, पैर टूटा है, फ्रैक्चर हुआ है, शहीदों का ये अपमान, वीरांगनाओं का अपमान हर चौराहे हर सड़क पर लड़ेगा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता। अंतिम दम तक लड़ाई लड़ेंगे, सरकार को उखाड़ने तक लड़ाई लड़ेंगे। अपन सब गिरफ्तारी देंगे, अपन सब गिरफ्तारी देंगे, एक भी बस खाली नहीं जाएगी। लोकतांत्रिक तरीके से सरकार को सैकड़ों बसों को भर के गिरफ्तारी अपने को देनी है। इस सरकार को लोकतांत्रिक तरीके से जवाब देने का काम हम करेंगे। वहीं इस मामले में कांग्रेस नेता सचिन पायलट का कहना है कि मामला संवेदनशील है और इसका हल बैठकर समझा बुझाकर निकालना चाहिए। देखिए, जहाँ तक नौकरियों की बात है, किसी को 1 या 2 या 3 नौकरी देना न देना, इससे कोई बहुत बड़ा बदलाव आने वाला नहीं है। लेकिन जो मुद्दा अगर मार्मिक है तो उसी तरह इसको डील भी करना चाहिए। हम किसी को कुछ ना भी देना चाहें या समझाना चाहें तो बैठकर मिलकर इत्मीनान से संवेदनशील होकर समझाएं तो मामला बहुत बेहतर बन सकता है। और मुझे नहीं लगता कि इसमें बीजेपी, ये कांग्रेस, जनता दल इस प्रकार की बातें करनी चाहिए, क्योंकि ये देश जो है ये किसी एक दल का, एक सरकार विपक्ष का नहीं है। ये पूरे भारतवासियों का देश है और हमारी जो फौज है वो पूरे देश को प्रोटेक्ट करती है। हम साथ बैठते रहते हैं, बातें करते रहते हैं, और इस आंदोलन में भी वो मेरे से कई बार घर पे बातें हुई इतनी लंबी चौड़ी, तो अब मेरी जिम्मेदारी बनती है। मैं जयपुर का बेटा हूँ, जयपुर से एमएलए हूँ, मिनिस्टर हूँ, और मेरे खास हैं। जब से मैं पढ़ता हूँ, स्कूल टाइम से मैं उनको देख रहा हूँ, जब साइकिल पे जाता तब से। मेरी जिम्मेदारी है कि डॉक्टर साहब यदि हॉस्पिटल भर्ती है तो मैं उनसे मिलने आऊँ।
इसीलिए मैं उनसे मिलने आया और मुझे अच्छा लगा डॉक्टर साहब ने आज बहुत बड़ी बात कही कि किसी भी आंदोलन में हिंसा नहीं होनी। अब बीजेपी इस मामले को पॉलिटिकलाइज कर रही है। मैं तो कह रहा हूँ डॉक्टर साहब के साथ तो पहले आके खड़े हो जाते ना, हमने तो मना ही नहीं किया। मुझे तो आज पता चला, मैं सुबह कोई मेरे को बता रहा था कि कोर कमेटी तक के सदस्य नहीं। आप बीजेपी अचानक एक्टिव हुई है तो ऊपर से कोई केंद्र की बीजेपी ने कहा होगा कि डॉक्टर किरोड़ीलाल के साथ तुम क्यों नहीं दे रहे। तो ये बीजेपी वाले तो डॉक्टर साहब के साथ बीजेपी वाले इतने नहीं है मन से, ये मैं आपको खुल के कह रहा हूँ। जो बात हो गई तो इनकी पॉपुलैरिटी से डरती है बीजेपी। राजस्थान में कांग्रेस और बीजेपी के बीच टकराव की स्थिति और मुद्दा अब ये है कि जो आर्मी या पैरामिलिट्री ऑपरेशंस में शहीद होते हैं, उनकी जो विधवा हो जाती हैं, उनकी जो पत्नियां हैं, उनको क्या मिलना चाहिए। पुलवामा के जो शहीद हुए थे, उनकी पत्नियां जो हैं कई दिनों से मांग लेकर बैठी थी कि जो नौकरी है, क्योंकि उनके बच्चे नाबालिग हैं, वो नौकरियां उनके देवर को या उनके कोई अन्य रिश्तेदार को मिलनी चाहिए। यहीं पर ही असहमति बनी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट के जरिए ये भी कहा कि कितना उचित है कि जो बच्चे हैं उनका हक हम हटा के और किसी अन्य रिश्तेदार को दे दे। उसके बाद में डॉक्टर किरोड़ीलाल मीना जो इस धरने का नेतृत्व कर रहे थे, उनको वहां से उठाया गया। जो पुलवामा के शहीद की पत्नियां थी, उनको वहां से उठवाया गया और अपने अपने घर पहुंचा दिया गया। बीजेपी ने अब इसे और तूल देते हुए एक आंदोलन किया, एक धरना दिया और पुलिस के साथ उनकी आज मुठभेड़ हुई है जयपुर में। इसके बाद में एक काउंटर मूव में अशोक गहलोत जो दूसरी वीरांगनाएं हैं, जो शहीद की पत्नियां हैं, सिर्फ पुलवामा की ही नहीं लेकिन जो सियाचिन या कारगिल युद्ध वाली है, उनको सबको अपने घर पे बुलाया, उनसे बातचीत की और ये सवाल उनसे रखा। और ज्यादातर जो महिलाएं थी वो बाहर आई और उन्होंने कहा कि वो चाहती हैं कि जो नौकरियां हैं इसमें जो रूल्स हैं, जो नियम है, उसमें संशोधन नहीं होना चाहिए, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए और जो नौकरी है वो सिर्फ या तो उनको या उनके बच्चों को मिलनी चाहिए। तो बीजेपी और कांग्रेस जो ये राजनीतिक एक टकराव का बिंदु बन चुका था, उसमें अब अशोक गहलोत ने एक पॉलिटिक्स ऑफ परसेप्शन जो है उसमें एक कदम आगे बढ़ते हुए ये जो सवाल है अब दूसरी वीरांगनाओं के पास वो लेके गए हैं। और जब वो बाहर आई, उन्होंने सबने यही जवाब दिया कि नौकरियां हमारे बच्चों के लिए सुरक्षित रखा जाए। जो पुलवामा के जो शहीद हुए थे, जो पत्नियां वहां पर बैठी थी, उनसे मुख्यमंत्री नहीं मिले हैं। बताया जा रहा है कि उनको अपने अपने घर पहुंचाया गया है और वहां पर वो अस्पताल में है। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीना भी अस्पताल में है और दूसरी ओर बीजेपी जो है उसने आज जयपुर के सड़कों पे एक टकराव की स्थिति पैदा की, जहां पर बीजेपी पुलिस से भिड़ी है और फिलहाल लगता है कि अब राजस्थान में जो चुनाव होने वाले हैं करीब 9 महीने में, ये मुद्दा इसमें और गरमाएगा। जयपुर से हर्षा कुमारी सिंह, एनडीटीवी इंडिया। और बात करते हैं हम पंजाब की, जहां के संगरूर में शिक्षकों ने राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे शिक्षकों पर लाठीचार्ज किया। प्रदर्शनकारियों को शिक्षकों को नौकरी के नियुक्ति पत्र मिल चुके हैं, लेकिन अभी तक स्टेशन अलॉट नहीं किए गए हैं। उसी मांग को लेकर शिक्षक धरना प्रदर्शन कर रहे थे। सर ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵੇਰਕਾ ਪਲਾਂਟ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਗ੍ਰੀਵੈਂਸ ਸੀ ਸੁਣ ਕੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸੀਨੀਅਰ ਆਫੀਸਰਸ ਨੂੰ ਔਰ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਨਵੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੜੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗਲਤ ਹੈ। ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਿਣੇ ਮੱਥੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਕੱਟ ਕੀਤਾ। ਆਉਂਦੇ ਸਾਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਪੁਲਿਸ ਬੜੇ ਪਲਾਨਡ ਵੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਡਿਸਪਲਿਨ ਵੇ ਜਾਬਤੇ ਅਨੁਸਾਰ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਡਿਊਟੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਰੋਂਗ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਲੋਨੀ ਹੈ ਅੱਗੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਇਹ ਧਰਨੇ ਵਾਲੀ ਪਲੇਸ ਜਿਹੜੀ ਡੈਜ਼ਿਗਨੇਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਟ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਖੜੀ ਫੋਰਸ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਔਰ ਕਿ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਬ੍ਰੀਚ ਆਫ ਪੀਸ ਪਬਲਿਕ ਟ੍ਰੈਂਕੁਲਿਟੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਜਾਂ ਹੋਰ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਬਾਕੀ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਲਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਔਰ ਜੋ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ।
राहुल गांधी के लोकसभा में माइक बंद होने वाले बयान पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने एक बार फिर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग विदेश में देश का नाम खराब करते हैं। जगदीप धनखड़ मेरठ के एक कार्यक्रम में पहुंचे थे, जहां उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद थी। पहला अन्याय तो ये है कि 1857 को क्या, मैं राज्यसभा का सभापति हूं। लोकसभा बहुत बड़ी पंचायत है जिनमें आज तक माइक ऑफ नहीं हुआ है, और कोई बाहर जाकर कहता है कि इस देश में माइक ऑफ होता है। कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? छाती पर कितना सांप लौटता होगा। हां, देश के अंदर संकट आया था इमरजेंसी के दौरान, माइक भी बंद हुई थी, जेल में उन लोगों को रख दिया गया जो राष्ट्र भावना से प्रेरित थे। वो दिन अब कभी नहीं आ सकता। जमीन के बदले नौकरी के कथित घोटाला में आज एक बार फिर सीबीआई ने तेजस्वी यादव को बुलाया है, लेकिन पत्नी की तबीयत का हवाला देते हुए उन्होंने आज फिर सीबीआई से समय मांगा है। इस मामले में लालू यादव और उनका जो परिवार है वो सीबीआई जांच की जद में है। इस मामले में सीबीआई ने राबड़ी देवी, लालू प्रसाद यादव और मीसा भारती से पूछताछ की है। सीबीआई ने इससे पहले 4 फरवरी को तेजस्वी यादव को बुलाया था, लेकिन वो विधानसभा सत्र चलने का हवाला देकर दिल्ली नहीं पहुंचे थे। क्या कर रहा है तो न जाने, पहले भी किया है, तो कोई इशू तो है। मेरी समझ से कोई खास सीबीआई और ईडी का अब आप बताइए ना। हम आपको बता दिए 17 में हुआ, तब फिर क्या हुआ? अब 5 साल के बाद फिर हो रहा है, और सब कुछ हो गया था, क्या हुआ? अब काहे नहीं उस समय हुआ था। और रेलवे लैंड फॉर जॉब स्कैम को लेकर ईडी ने एक बयान जारी किया है। उनके मुताबिक दिल्ली, एनसीआर, पटना, रांची, मुंबई में 24 जगह पर तलाशी हुई। 1 करोड़ कैश, 1900 अमेरिकी डॉलर और दूसरी विदेशी मुद्राएं बरामद हुई। 540 ग्राम सोने के सिक्के, 1.5 किलो सोने के गहने बरामद हुए। संपत्तियों के दस्तावेज और कई आपत्तिजनक दस्तावेज मिले। 600 करोड़ की अपराध की आय का पता चला है। लालू यादव के परिवार ने कई जगह जमीनों का अवैध अधिग्रहण किया। न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में 150 करोड़ की संपत्ति 4 लाख में खरीदी गई। लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी जांच के दायरे में हैं। आज सीबीआई ने उनको पूछताछ के लिए बुलाया था, हालांकि वो पूछताछ के लिए नहीं पहुंचे हैं। इसके पहले 4 फरवरी को उनको पूछताछ के लिए बुलाया गया था, लेकिन तब वो विधानसभा सत्र का हवाला देकर पूछताछ के लिए नहीं आए थे। सीबीआई के मुताबिक इस घोटाले में जो प्लॉट लालू यादव के परिवार के नाम किए गए, दरअसल वो प्लॉट करीब 5-6 ऐसे प्लॉट हैं जो कि ये कंपनी एके इन्फोसिस के नाम किए गए। जांच में ये बात सामने आई कि एके इन्फोसिस में आधे शेयर राबड़ी देवी के नाम हैं, जबकि आधे शेयर तेजस्वी यादव के नाम है। यहाँ तक कि दिल्ली के फ्रेंड्स कॉलोनी के जिस मकान में कल ईडी ने रेड की थी और इस मकान में तेजस्वी यादव रहते हैं, वो मकान भी एके इन्फोसिस के नाम से रजिस्टर्ड है। तो इसी मामले में अब जो सीबीआई है वो तेजस्वी यादव से पूछताछ करना चाहती है। हालांकि वो लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में आरोपी नहीं है और ना ही सीबीआई ने उनके खिलाफ कोई चार्जशीट दाखिल की है, लेकिन अब वो जांच के दायरे में आ गए हैं, क्योंकि जिस कंपनी के नाम ये प्लॉट किए गए वो कंपनी उस कंपनी में जो शेयर हैं वो शेयर तेजस्वी यादव के हैं या फिर उनकी मां राबड़ी देवी की हैं। इसीलिए जो सीबीआई है वो पूछताछ करना चाह रही है। इस मामले में जो सीबीआई ने चार्जशीट पेश की है, उस चार्जशीट में लालू यादव आरोपी हैं, उनकी पत्नी राबड़ी देवी आरोपी हैं, बेटी हेमा यादव आरोपी हैं और बेटी मीसा भारती आरोपी हैं। इसके अलावा वो लोग आरोपी हैं जिनको रेलवे के ग्रुप डी में नौकरियां मिली और उसके बदले उन्होंने पटना में अपनी ज़मीनें लालू यादव के परिवार के नाम की। ये कब हुआ? ये तब हुआ जब लालू यादव 2004 से लेकर
2009 के बीच में रेल मंत्री थे। ये दावा है सीबीआई का। और इस तरह से नौकरी के बदले लोगों की ज़मीनें ली गईं और ये ज़मीनें एक कंपनी एके इन्फोसिस के नाम की गईं और ये कंपनी, इस कंपनी में हिस्सेदारी है तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी की। तो इसी मामले में सीबीआई चार्जशीट दाखिल कर चुकी है और जो कोर्ट है उसने सभी आरोपियों को 15 मार्च को राउस एवेन्यू कोर्ट में पेश होने के लिए कहा है। वहीं ईडी ने भी कल इस मामले में पटना, मुंबई, गाजियाबाद, दिल्ली समेत कई शहरों में छापेमारी की। ये छापेमारी जो आरजेडी के नेता हैं अबू दुजाना के यहाँ भी हुई, लालू यादव की बेटियों हेमा और मीसा भारती के रागनी के यहाँ भी हुई। और इस तरह से छापेमारी के दौरान काफ़ी गहने मिले, सोना मिला, कुछ विदेशी मुद्रा मिली, 53 लाख रुपए कैश मिला और 4 प्रॉपर्टियों के दस्तावेजी बरामद हुए हैं। तो इस तरह से लगातार जो सीबीआई है वो जांच कर रही है इस मामले की, ईडी भी इस मामले की जांच कर रही है और इस मामले में दूसरा ऐसा मौका है जब तेजस्वी यादव को समन किया गया है और वो पूछताछ के लिए नहीं आए हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता से आबकारी नीति घोटाला मामले में ईडी पूछताछ कर रही है। दिल्ली सरकार के शराब नीति घोटाले में कथित भ्रष्टाचार के मामले में कविता से पूछताछ हो रही है। कविता उन नेताओं और कारोबारियों में शामिल हैं जिन पर इस घोटाले से जुड़े होने का आरोप है। आज सुबह 11 बजे कविता ईडी दफ्तर पहुंची। इससे पहले उनके आवास पर बड़ी संख्या में उनके समर्थक मौजूद रहे। साथ ही उनके घर बीआरएस के सांसद और तेलंगाना के कई मंत्री भी पहुंचे। और इस पूरे मामले पर हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला ने बीआरएस सांसद वेंकटेश नेता से बात की, जिसमें उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा। ईडी दफ्तर में के कविता से पूछताछ चल रही है और वहीं पर कविता के घर पर बीआरएस के तमाम सांसद और तेलंगाना के मंत्री पहुंच रहे हैं। हमारे साथ वेंकटेश नेता हैं जो सांसद हैं बीआरएस के। सर, आप लोग यहाँ पर एक तरीके से 7 दिन में पहुंचे हैं के कविता का, क्या कहना है? उनसे पूछताछ हो रही है, ईडी ने उनको बुलाया हुआ है। ईडी कह रही है कि वो साउथ की जो लिकर लॉबी थी उसको हेड कर रही थी और उन्होंने 100 करोड़ का किकबैक दिया आम आदमी पार्टी को, दिल्ली सरकार को, उसके बदले में काम लिया। पूरा गलत है, ये पूरा फॉल्स एलिगेशंस है। क्योंकि अभी देखो, ये 8 साल में, ये 9 साल में जो मोदी सरकार ने ये देश के लिए, देश के हित के लिए, देश का किसानों के लिए, देश का औरतों के लिए, देश का एम्प्लॉय के लिए, देश का दलितों के लिए, देश का आदिवासियों के लिए, आम आदमी के लिए कुछ करे क्या? ईडी कह रहा है कि के कविता के अगेंस्ट उनके पास एविडेंसेस हैं। उन्होंने होटल में मिले जा करके विजय नायर, अभिषेक बोइनपल्ली, दिनेश अरोड़ा जो अप्रूवर बन गया है, दे हैव लोकेशंस, उनके पास ट्रांजैक्शनल कुछ डिटेल्स हैं, उनके पास एविडेंस, इसलिए उन्होंने बुलाया है के कविता को। पूरा एविडेंसेस, पूरा जो मोदी जी का आदेश का अनुसार ईडी ने एविडेंसेस बना था। ठीक है, हाँ, वो जो पिल्लाई, मैं न्यूज में देखा था, जो केस में अरेस्ट हुआ था पिल्लाई ने, उन्हें पब्लिक इंटरेस्ट ले पब्लिक पिल फाइल करे, क्योंकि मेरे को मार के, मेरे को डरा के, पूरा लिखा के मेरे से सिग्नेचर लिए बोल के वो फाइल करे। मैं बोल रहा हूँ ना, मोदी जी गवर्नमेंट इज, मोदी जी इज रेडी टू डू एनीथिंग फॉर कैप्चर द पावर। जो मोदी जी गवर्नमेंट इज मिसयूजिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज एज द बीआरएस लीडर्स, आवर मंत्री लोग, आवर एमपीस लोग, हम रेस्पेक्ट करके वी आर एब्सोल्युटली कोऑपरेटिंग to the ED or whatever the institutions, we cooperate, we support, we believe in judiciary, legally we will fight. सर, आप दिल्ली जा रहे हैं। आज तो बहुत क्रिटिकल एक क्वेश्चनिंग हो रही है जी। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये पॉलिटिकल रिवेंज है कि कविता मैडम के लिए ईडी जो उनकी इंक्वायरी कर रही है, वो एक बहुत अच्छी लीडर है, एमपी रह चुकी है और तेलंगाना मूवमेंट में जागृति सेना के जरिए उन्होंने तेलंगाना हासिल करने के लिए बहुत रात दिन मेहनत की और आज बीजेपी तेलंगाना के अंदर बहुत कोशिश कर रही है पावर में आने के लिए। ये गलत तरीका है। डेमोक्रेसी है, डेफिनेट सारे हिंदुस्तान में, सारे स्टेट में वो इलेक्शन लड़ सकते हैं, पर पॉलिटिकल पार्टी पर अगर रिवेंज लेंगे तो बहुत बड़ा, देश के लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा। आज कविता मैडम को बुलाया गया, हम लोग उनको लिए एक मॉरल सपोर्ट के लिए हम जा रहे हैं, मगर वो एक ऐसी लीडर है
और उन्होंने एक दिन पहले भी वुमेन्स के हक के लिए आवाज़ उठाया। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने अपने पिता पर यौन शोषण का आरोप लगाया है। स्वाति मालीवाल के मुताबिक बचपन में उनके पिता उनके साथ यौन दुर्व्यवहार और मारपीट करते थे। मेरे अपने फादर मेरा यौन शोषण करते थे जब मैं छोटी थी। बहुत मारते थे, बहुत पीटते थे। जब वो घर में आते थे तो बहुत डर लगता था। मैं कई बार बिस्तर के नीचे छुप जाती थी और पूरी रात प्लानिंग करती थी कि किस तरीके से महिलाओं को उनका हक दिलाऊंगी और इस तरीके के आदमी जो महिलाओं के साथ शोषण करते हैं, बच्चियों के साथ शोषण करते हैं, उनको सबक सिखाऊंगी। मुझे अभी तक याद है कि जब वो मारने पे आते थे तो वो चोटी से मुझे पकड़ते थे और दीवार पे जोर से पटक देते थे। खून बहता रहता था, बहुत तड़प होती थी। लेकिन मेरा ये मानना है कि एक इंसान जब बहुत अत्याचार सहता है तभी वो दूसरों का दर्द समझ पाता है और तभी वो उसके अंदर एक ऐसी आग जागृत होती है। सतीश कौशिक की मौत के मामले में दिल्ली पुलिस को मिली डिटेल पोस्टमार्टम रिपोर्ट और मौत की वजह कार्डियक अरेस्ट बताई गई है। सतीश कौशिक की हाइपरटेंशन और शुगर की मेडिकल हिस्ट्री थी। अभी तक की जांच में किसी तरह की संदिग्ध परिस्थिति में हुई मौत का कोई सबूत नहीं है। 4 डॉक्टरों के पैनल ने ये पोस्टमार्टम किया है, जिसकी वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी भी करवाई गई है। चिराग दिल्ली का फ्लाईओवर रखरखाव की वजह से सोमवार से 50 दिन के लिए बंद हो जाएगा। ट्रैफिक पुलिस ने नोएडा, गाजियाबाद या सराय काले खान होते हुए गुरुग्राम एयरपोर्ट या बसंत विहार जाने वाले लोगों को रिंग रोड लेने की सलाह दी है। इस पर और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता रविशंकर शुक्ला। साउथ दिल्ली से होते हुए अपने काम पर जाने वाले रोजाना के लोगों को एक बार फिर से ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि मैं इस वक्त चिराग दिल्ली फ्लाईओवर पर मौजूद हूं और ये चिराग दिल्ली का जो फ्लाईओवर है, ये आप देख सकते हैं कि नोएडा, गाजियाबाद से आने वाले जो लोग हैं वो बसंत विहार एयरपोर्ट से गुड़गांव की तरफ निकलते हैं। तो ये जो फ्लाईओवर है ये काफ़ी अहमियत रखता है, क्योंकि यहाँ पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा रहता है। लेकिन अब इस फ्लाईओवर को मेंटेनेंस की वजह से, रखरखाव की वजह से 50 दिनों के लिए बंद किया जा रहा है। एक तरफ का जो कैरिज वे है उसको 25 दिन में उसका काम पूरा किया जाएगा, तो एक तरफ का जो कैरिज वे है वो 25 दिन तक बंद रहेगा। उसके बाद में फिर जब ये कैरिज वे का काम पूरा होगा तब उसके बाद में दूसरे कैरिज वे का शुरू होगा। तो ये जो फ्लाईओवर है ये 50 दिन तक बंद रहेगा। आप देख सकते हैं कि ये फ्लाईओवर बंद होने से नीचे जो आप देखिए कि खानपुर और देवली का जो ट्रैफिक है वो नीचे से, इस फ्लाईओवर के नीचे से और फिर जो है वो निकलता है लाजपत नगर की ओर। तो चूंकि नीचे भी काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक रहता है, ऊपर अगर ये बंद रहता है तो इससे निश्चित तौर पर साउथ दिल्ली से जो गुजरने वाले लोग हैं उनको ज़रूर परेशानी उठानी पड़ेगी। जो इस फ्लाईओवर का सहारा लेकर बसंत विहार एयरपोर्ट या फिर गुड़गांव की तरफ जाते हैं, या गुड़गांव के लोग बसंत विहार एयरपोर्ट होते हुए फिर अगर उधर आश्रम की ओर जाते हैं तो उनको एक दिक्कत ज़रूर उठानी पड़ेगी। 50 दिनों के लिए पीडब्ल्यूडी रखरखाव के चलते इस फ्लाईओवर को बंद करने जा रहा है। और ये जो फ्लाईओवर है इसका एक तरफ का जो कैरिज वे है वो सोमवार से यानी कल से जो है वो बंद हो जाएगा। ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी किया है कि इस फ्लाईओवर को 50 दिनों के लिए अवॉइड करें। घूम कर आप जाइए, GK2 होते हुए भी आप निकल सकते हैं। तो ट्रैफिक पुलिस की एडवाइजरी ज़रूर एक बार देख लीजिएगा अगर आप चिराग दिल्ली के फ्लाईओवर से गुजरने वाले हैं। दिल्ली से संजय कौशिक के साथ रविशंकर शुक्ला, NDTV इंडिया।
आलू किसानों की बदहाली पर योगी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। अब यूपी में 650 रुपए प्रति क्विंटल की दर से आलू की खरीद होगी। पहले चरण में 7 जिलों में खरीद होगी। आलू खरीद केंद्र शुरू करने के लिए सरकार ने निर्देश जारी किए हैं। वहीं विपक्ष हमलावर है। अखिलेश यादव ने कहा कि अब की बार आलू बदलेगा सरकार। आलू की एमएसपी किसानों के साथ मजाक है, ये कहा है शिवपाल यादव ने। 1500 रुपए प्रति क्विंटल किसानों की लागत आती है, ये कहना है विपक्ष का। यूपी सरकार के इस ऐलान पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर वार किया है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि भाजपा सरकार में उत्तर प्रदेश के आलू उत्पादक किसानों की समस्याएं, आलू की लागत का लगातार बढ़ते जाना, कम दाम मिलने से लागत निकालना भी मुश्किल, भंडारण के लिए टोकन मिलना, कोल्ड स्टोरेज के बाहर रातें बिताना, एमएसपी की मांग का भाजपा सरकार द्वारा लगातार ठुकराना। अब की बार आलू बदलेगी सरकार। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल यादव ने भी ट्वीट कर लिखा है कि सरकार का 650 रुपए प्रति क्विंटल की दर से आलू खरीदने का फरमान है, नाकाफी है श्रीमान। 2500 रुपए प्रति क्विंटल की दर से बीज खरीदने वाले किसान के लिए ये समर्थन मूल्य मजाक है। सरकार को न्यूनतम 1500 रुपए प्रति पैकेट की दर से आलू की खरीद करनी चाहिए। कम से कम लागत तो दे सरकार। मध्य प्रदेश के धार जिले में आगरा मुंबई हाईवे पर 3 ट्रक आपस में टकरा गए। हादसे में 2 ड्राइवरों की मौत हो गई और 2 लोग घायल हुए हैं। इनमें एक ट्रक में पत्थर, दूसरे में मारुति की कारें और तीसरे में पार्सल लदे हुए थे। हादसे के बाद तीनों ट्रकों में आग लग गई, जिस पर काफी कोशिशों के बाद काबू पाया गया। भारत समंदर में किस तरह अपनी ताकत बढ़ा रहा है और युद्धपोत उत्पादन में किस तरह से आत्मनिर्भर बन रहा है, उसकी एक बड़ी मिसाल है आईएनएस विक्रांत। भारत में बना पहला एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत स्वदेशी सामर्थ्य, स्वदेशी संसाधन और स्वदेशी कौशल का प्रतीक है। देखिए एनडीटीवी संवाददाता सुनील सिंह की आईएनएस विक्रांत पर ऑन बोर्ड रिपोर्ट। भारत में बना पहला एयरक्राफ्ट कैरियर यानी विमान वाहक युद्धपोत आईएनएस विक्रांत 862 फुट लंबा यह विशाल युद्धपोत भारतीय समंदर का नया प्रहरी है। इस पर एक साथ 30 एयरक्राफ्ट रह सकते हैं, 10 फ्लाइंग डेक पर और 20 हैंगर में। इस समय हम आईएनएस विक्रांत के हैंगर में हैं। देखिए कितना विशाल इसका एरिया है, 2600 मीटर है और इसके अंदर 20 जो है कि एयरक्राफ्ट पार्क हो सकते हैं। ये जो देख रहे हैं ये राउंड टेबल है, दरअसल टर्न टेबल है। एयरक्राफ्ट जब इस एयर लिफ्ट से यहाँ आएगा तो यहाँ से वो इसके जरिए टर्न होकर जहाँ चाहिए वहाँ वो पार्क हो सकता है। आईएनएस विक्रांत पर 2 एयरक्राफ्ट लिफ्ट है जो हैंगर में न होकर बाहर की तरफ बनी है, ताकि इसकी वजह से फ्लाइंग डेक पर उड़ान के ऑपरेशन में कोई बाधा न आए। अब हम इस एयरक्राफ्ट लिफ्ट से ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं। इसी एयरक्राफ्ट लिफ्ट के जरिए जो फाइटर एयरक्राफ्ट है, हेलीकॉप्टर है, वो यहाँ से ऊपर डेक पर जाते हैं या फिर डेक से नीचे उतरकर फिलहाल हैंगर में जाते हैं। लेकिन फिलहाल हम ऊपर की तरफ आ रहे हैं। लिहाजा ये देखिए सामने आपको डेक दिखाई पड़ रहा है और फाइटर एयरक्राफ्ट यहाँ पर पार्क हैं, उड़ान भरने के लिए तैयार। सितंबर 2022 में नौसेना बेड़े में शामिल किए गए आईएनएस विक्रांत पर मिग 29 के फाइटर जेट, कोमो अर्ली वार्निंग हेलीकॉप्टर, MH-60 RC हॉक मल्टी रोल हेलीकॉप्टर के साथ भारत में बने हल्के लड़ाकू विमान तेजस भी तैनात हैं, जो आदेश मिलते ही फ्लाइंग डेक से उड़ान भरने को तैयार रहते हैं। अब हम आईएनएस विक्रांत के फ्लाइंग डेक पर आ चुके हैं। ये आईएनएस विक्रांत एयरक्राफ्ट कैरियर है, यानी कि इस पर विमान भी उतर सकते हैं, उड़ सकते हैं, जिसे कि हम विमान वाहक युद्धपोत कहते हैं। इसका जो फ्लाइंग डेक है ये 2 फुटबॉल ग्राउंड से भी बड़ा है। आईएनएस विक्रांत भारतीय नौसेना का पहला विमान वाहक युद्धपोत था, भारत पाकिस्तान युद्ध में जिसने दुश्मन के ठिकानों को तबाह कर दिया था। साल 1997 उसे रिटायर करने के बाद एक बार फिर से आईएनएस विक्रांत
हमारे सामने है, लेकिन नए अवतार में। नया आईएनएस विक्रांत देश में बना पहला एयरक्राफ्ट कैरियर है, जिसे कोची शिपयार्ड में बनाया गया है। 76% हिस्सा पूरी तरह से स्वदेशी है। इसका डिजाइन भी भारतीय वारशिप ब्यूरो ने किया है। ये एक ऐसा माइलस्टोन हमने अचीव किया है जो चंद गिने चुने देश इस दुनिया में कर पाते हैं। एक कैरियर डिजाइन, कंस्ट्रक्ट एंड ऑपरेट करना आसान बात नहीं है। केवल 6 राष्ट्र इस दुनिया में हैं जो ये कर पाते हैं। भारत और भारतीय नौसेना यही चाहेगी कि हम सब जो इंडियन ओशन रीजन के राष्ट्र हैं उनके साथ मिलकर काम करें। हम एक प्रेफर्ड सिक्योरिटी पार्टनर बने और जो इस एरिया में आयात निर्यात होता है, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन है, वो बरकरार रखें। ये सभी अचीव करने के लिए एक कैरियर उसके पूरे कैरियर बैटल ग्रुप के साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। रक्षा क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता और आईएनएस विक्रांत के सामरिक महत्व को इस बात से समझा जा सकता है कि 9 मार्च को ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथोनी अल्बनीज ने आईएनएस विक्रांत का दौरा किया और घोषणा की कि इस बार का मलाबार अभ्यास ऑस्ट्रेलिया समुद्र में होगा। ये बात विश्व में भारतीय नौसेना की मारक क्षमता और रक्षा क्षेत्र में स्वावलंबन को दर्शाती है। विक्रांत माने साहसी। जहाज का आदर्श वाक्य है जयम स युधिष्ठिरः, जिसका अर्थ है मैं उन लोगों को हराता हूं जो मुझसे लड़ते हैं। आईएनएस विक्रांत के फ्लाइंग डेक से कैमरामैन संजय मंडल से सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया।